हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग यूपी डीएलएड से संबंधित हिंदी विषय के प्रथम सेमेस्टर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? तो उत्तर होगा ध्वनि स्वन या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई है। स्वन या ध्वनि भाषा के मूलभूत इकाई है और स्वन शब्द के लिए अंग्रेजी में फोन शब्द है। स्वन शब्द के लिए अंग्रेजी में फोन शब्द है और ध्वनि का लघुत्तम अनुभवगम्य विच्छिन्न खंड स्वन विज्ञान में स्वन कहलाता है। ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन आवाज करना, शब्द करना, धातु के साथ ईण प्रत्यय संपृक्त करने से बनता है। इसका अर्थ होता है आवाज करना। इसका अर्थ क्या होता है? आवाज करना। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख व्यूवर से वायु निकलती है। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख व्यूवर से वायु निकलती है जो वागेंद्रिय के माध्यम से कुछ वाणी आवाज प्रकट करती है। उसी को ध्वनि कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ध्वनि शब्द से भाषा विज्ञान में मानव मुख से निःसृत ध्वनियों को ग्रहण किया जाता है और अन्य अव्यक्त अस्पष्ट ध्वनियों को नहीं। इस ध्वनि में वर्ण, शब्द और भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। प्रो डोनियल जोन्स ने ध्वनि का स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोतेंद्रिय द्वारा अविकल्प रूप से ग्रहित शब्द लहरी है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान को समझाइए। ध्वनि विज्ञान को समझाइए। ध्वनि विज्ञान का अर्थ ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्य यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्य यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णेंद्रिय का विषय बनती है। ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित रहती है: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के उत्पादन के साथ उसका संवहन तथा ग्रहण भी अपेक्षित है और भाषा विज्ञान में मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहती हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ण हैं और जिनमें स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 तथा द्विगुण व्यंजन 2 है। देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषिर, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह अंगः अह को अयोगवाह बोलते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग एक क वर्ग के अंतर्गत आता है। च, छ, ज, झ, ञ ये च वर्ग के अंतर्गत आता है और ट, ठ, ड, ढ, अण ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। य, र, ल, व
ये अंतस्थ व्यंजन के कैटेगरी में आता है। श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन इसे बोलते हैं, ये ऊष्म व्यंजन के कैटेगरी में आता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपका छ, त्र, ज्ञ, स्र होता है। द्विगुण व्यंजन अड़, ढ़ ये आपका द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ज तथा फ अरबी तथा अ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, ये सब अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं, अर्धचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अंग, इय, अण, न, म ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है और हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषिर, ए, ऐ, ओ तथा औ। अगला प्रश्न है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन या स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है? यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है? यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है? या हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए या संयुक्ताक्षर व्यंजन को लिखिए। ये सभी प्रश्न हैं, इसका उत्तर निम्नलिखित है। देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा जब प्राण वायु कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्णों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित है। जैसे क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, ह।
अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क का हलंत प्लस स बनेगा आपका छ, जैसे अक्षर कच्छा। त का हलंत प्लस र से बनेगा आपका त्र, जैसे पुत्र त्रिशूल। ज का हलंत प्लस य का हलंत बनेगा आपका ज्ञ, जैसे ज्ञान विज्ञान। श का हलंत प्लस र से बनेगा आपका श्र, जैसे श्रम विश्राम। अगला प्रश्न है कि हिंदी की वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ बताइए। देखिए, हिंदी भाषा की वर्तनी या अशुद्धियाँ एवं निवारण। शुद्ध लेखन का आशय लेखन संबंधित अशुद्धियाँ न करने से है। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है। अशुद्धियों के प्रकार। वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। उनमें से कुछ प्रकार हैं, जैसे पूर्ण वर्ण संबंधित अशुद्धियाँ। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भली भांति नहीं समझते और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे सर और सर दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है और पूरे वर्ण को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियाँ करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है। जैसे ब व की अशुद्धियाँ, छ और छ की अशुद्धियाँ, ड और अड़ की अशुद्धियाँ, ढ और अढ़ की अशुद्धियाँ, ढ और अढ़ की अशुद्धियाँ, अड़ और अढ़ की अशुद्धियाँ, अढ़ और अड़ की अशुद्धियाँ। इसी प्रकार है श और स की अशुद्धियाँ, स और स की अशुद्धियाँ। इन वर्णों को लिखने में विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं गलतियाँ कभी कभी कर देते हैं। जो एक जैसे मिलते जुलते हैं उनका अर्थ भी एक जैसा मिलता जुलता निकलता है। इन वर्णों को लिखने में गलतियाँ प्रकट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है? अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है? उत्तर होगा अनुनासिक ध्वनियों के संकेत, जैसे अंग, इंग, अंग। तो अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका की भूमिका प्रधान होती है। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत अर्धचंद्र बिंदु है। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी, ये इत्यादि शब्द हैं। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है। ऐसा बोलने के प्रवाह में सुविधा के कारण होता है। उदाहरणार्थ, जैसे सर्फ शब्द से सांप निष्पन्न हुआ। कुछ अनुनासिकता से सकारण होती हैं, वहाँ अनुनासिकता का आना स्वाभाविक लगता है। जैसे चंद्र, चाँद, उष्ट, ऊँट, कुप, कुआं, अश्रु, आंसू, सत्य, सांच आदि। अगला प्रश्न है, स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में
कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋषि र। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में अथवा नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, राम इत्यादि शब्द होते हैं, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर होगा, वर्णों को लिखते समय सावधानियां अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ण ठीक प्रकार नहीं लिख पाते या लिखने में गलती कर देते हैं, उनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। पहला नंबर है अ, आ, ओ, औ, अंगः, अह, थ, ध, भ को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं और विद्यार्थी इन वर्णों को लिखते समय इनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे थ और थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से यह मिल जाता है ऊपर की लाइन, तो य तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये क्या बन जाता है? घ के समान बन जाता है। जैसे थ के ऊपर पूरी लकीर को अगर आप मिला देंगे तो ये य के रूप में बन जाता है। इसी प्रकार ध के ऊपर अगर पूरी लकीर को आप खींच देते हैं तो ये घ के समान बन जाता है। दूसरा है ख को र व लिखा जाता है। जैसे ख को र व लिखा जाता है, जो कि वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। इसलिए ख में जो निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। नीचे का जो हिस्सा होता है ख का, वो मिला होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। खुला रहेगा तो वो शब्द बन जाएगा र प्लस व, र व। अगला है घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। घ जो होता है ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। छ को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो छ के अंक जैसा प्रतीत होता है। अगला है थ के ऊपर खुला और य ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए, और भ ऊपर से खुला तथा म ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ल, श, ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष व्यंजन, सघोष वे व्यंजन हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके 2 भेद हैं, पूर्ण सघोष और अपूर्ण सघोष। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषिर, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व तथा ह। अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता। यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य व अंत भाग में होता है।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नांकित भेद हैं। पहला है द्वयोष्ठ्य। द्वयोष्ठ्य इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, व तथा उ, ऊ। अगला है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत व नीचे के होठ का प्रयोग किया जाता है, जैसे व, फ। अगला है दंत्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दांतों पर लगाना होता है उन्हें दंत्य कहते हैं, जैसे त वर्ग, ल, स। अगला है कंठ्य। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य कहते हैं, जैसे अ, आ, क वर्ग, ह। अगला है तालव्य। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य कहते हैं, जैसे इ, ई, च वर्ग, य, श। अगला है मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगाने से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, जैसे ऋषि, ट वर्ग, र, स। अगला है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें जिह्वा मूलीय कहते हैं, जैसे क, ख, ग। अगला है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं। अघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इनको हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। अगला प्रश्न है कि शब्द का महत्व। शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, शब्द का महत्व। शब्द भाषा रूपी भवन के लिए, शब्द भाषा रूपी भवन के लिए ईंटों का काम करते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तभी वे इष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को अग्र प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर, तीसरा है आपका इतिहास या स्रोत के आधार पर, चौथा आपका है रचना के आधार पर, पांचवा आपका है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पांचवा है आपका विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। देखिए, शब्द इस प्रकार है। पहला शब्द है अग्नि। पहला शब्द है आपका अग्नि। आग के पर्यायवाची शब्द अग्नि को आग बोला जाता है। तो देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अनल, आग, ज्वाला, पावक। असुर शब्द का पर्यायवाची होगा राक्षस, दानव, दनुज, दैत्य, निशाचर। अमृत शब्द का पर्यायवाची होगा सोम, पीयूष, सुधा। आकाश शब्द का पर्यायवाची होगा अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अश्व शब्द का पर्यायवाची होगा घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। आनंद शब्द का पर्यायवाची होगा हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता।
इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची होगा प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। इंद्र शब्द का पर्यायवाची होगा महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी, त्रिपथगा, सुर नदी। चतुर शब्द का पर्यायवाची होगा कुशल, निपुण, दक्ष। इसी प्रकार चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची होगा शशि, चंद्र, राकेश, चाँद, मयंक, इंदु। जल शब्द का पर्यायवाची होगा पानी, नीर, वारी, सलील। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची होगा धरा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर। सिंह शब्द का पर्यायवाची होगा मृगराज, वनराज, केहरी, पंचानन। अगला प्रश्न है आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो उत्तर होगा समानार्थक शब्द। आँख का होगा नयन, समुद्र का होगा सागर, अश्व का होगा घोड़ा, सूर्य का होगा रवि। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video.